Hello students, today we will discuss a new topic of the chapter The Rise of Nationalism in Europe and the topic is The Making of Nationalism in Europe। आज हम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में एक नया टॉपिक देखेंगे, एक नया विषय देखेंगे, उस पर बात करेंगे और वो विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो हमने देखा किस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई और उसके बाद से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग आने लगी और फ्रांसीसियों ने पूरे यूरोप में इस तरह की फीलिंग को, इस तरह के विचार को फैलाया, क्रांति की भावना लोगों के अंदर आने लगी और लोग सोचने लगे कि वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो जाएं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे तो किस तरह से वहाँ पर राष्ट्र राज्य बनने शुरू हुए, क्या क्या उनके कारण रहे। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज का है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इसी में कुछ सब टॉपिक्स देखेंगे जो इसी से रिलेटेड हैं। तो आज हमारा जो मुख्य विषय वो यही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। देयर वर नो नेशन स्टेट इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप। 18वीं सदी के यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट्स, जिन्हें हम राष्ट्र राज्य बोलते हैं, नहीं थे। राष्ट्र राज्य के ऊपर हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर है उसमें चर्चा की थी। मध्य 18वीं सदी के यूरोप में अब तक राष्ट्र राज्य नहीं थे। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो जिन्हें हम आज एक कंट्री के रूप में जानते हैं, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये उस समय तक एक कंट्री के रूप में नहीं थे बल्कि ये कुछ किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स में डिवाइड थे और उनके अपने अपने रूलर्स, शासक हुआ करते थे, जिनकी अपनी टेरिटरी थी और उनके शासक हुआ करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो पूर्वी यूरोप था और मध्य यूरोप था, वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था। कुछ ऐसे बड़े बड़े राजतंत्र थे जिनके अधीन था पूर्वी और मध्य यूरोप। इन्हीं में से कुछ थे जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर, जिनका ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर अधिकार था, और ऑटोमन एम्पायर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी जगह थी जहाँ पर उनका अधिकार था, जैसे कि यूनान। इन सारी जगहों के ऊपर जो ईस्टर्न यूरोप था उनमें अधिकतर एरियाज़ पर इनका रूल था। तो ये कुछ बड़े बड़े एम्पायर थे, निरंकुश थे, ऑटोक्रेटिक थे। विदिन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। इन राज्यों में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अलग अलग तरह के लोगों का रहने का मतलब है कि उनका जो कल्चर था, उनकी लैंग्वेजेस वो डिफरेंट थी, अलग अलग भाषाएं बोला करते थे, उनके कल्चर्स अलग अलग तरह के हुआ करते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि नेशन स्टेट में अधिकतर एक जैसे लोगों की ही मेजॉरिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इनके अंडर में जो स्टेट्स थे, टेरिटरीज, किंगडम्स, डचीज जो थे, उनमें अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर के लोग मिलते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। वे अपने को किसी समान संस्कृति या सामूहिक पहचान का भागीदार नहीं मानते थे, यानी कि वो अपने को एक नहीं मानते थे। जैसे कि हमने देखा था कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी, सामूहिक अपनेपन का भाव आया। सबको लगा कि हम सब लोग एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारा कल्चर एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर ना तो इनकी कल्चर एक जैसा था और ना ही इनके अंदर किसी तरह का कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक अपनेपन का भाव था। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups। और ये लोग अलग अलग भाषाएं बोला करते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग जाति समूहों के थे। इनकी जातियां ये सब अलग थीं, अलग भाषाएं बोलते थे। इसी में एक बड़ा एम्पायर है द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर है इसका ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल था और ऑस्ट्रिया हंगरी में कई तरह के लोग थे, अलग अलग रीजन्स थे, जिनमें से एल्पाइन रीजन्स में टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटेनलैंड, इसी तरह के कई सारे रीजन्स थे जिनमें लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। कुछ लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोमांडी एंड वेनेसिया,
इसी तरह से लोम्बार्डी और वेनेसिया में कुछ लोग इटालियन लैंग्वेज बोला करते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार। हंगरी के लगभग आधे से ज़्यादा लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। इन गैलेसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिस, और गैलेसिया में पोलिस लैंग्वेज बोली जाती थी। तो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। तो हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जो कि उसी से रिलेटेड है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से, वो है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो कुलीन वर्ग जैसे कि हमने देखा था फ्यूडल सिस्टम, उसी तरह से जो कुलीन लोग थे जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, जो बड़े जमींदार भी हुआ करते थे, पैसे वाले थे, वो सभी लोग इसमें आएंगे। और न्यू मिडिल क्लास, और हम इसमें देखेंगे कि न्यू मिडिल क्लास कौन से लोग हैं जो नए नए इमर्ज हुए हैं, जो नए नए उभरे हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। तो कुलीन वर्ग के पास ज़मीनें हुआ करती थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ये लोग थे, जमींदार थे, और प्रभावशाली लोग थे जिनके पास काफ़ी पावर हुआ करती थी। दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। तो इनके पास जायदाद हुआ करती थी, ग्रामीण इलाकों में जायदाद थी, और शहरी इलाकों में इनके पास हवेलियाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े जो बंगलो हैं इस तरह के हुआ करते थे इनके पास। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा वर्ग था। मतलब ये जो पैसे वाले लोग थे, जो कुलीन थे, एरिस्टोक्रेट थे, ये अगर हम देखें संख्या में कम थे, और ये सब आपस में जुड़े हुए थे, सबके संबंध थे आपस में। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो इनकी फैमिलीज जो थी वो शादी संबंधों के द्वारा आपस में कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द, जो हम इसमें देखें जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। तो यहाँ पर मेड अप ऑफ द के बाद पीजेंट्री आएगा। पीजेंट्री जो किसान कृषक लोग थे। तो जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, किसान लोग थे अधिकांश लोग, जो कि संख्या में ज़्यादा थे किसान लोग। और जो एरिस्टोक्रेट्स थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो संख्या में कम थे। फिर भी वो जो इन किसानों के ऊपर रूल करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पावर्स हुआ करती थी। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप the growth of industrial production and trade means the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। तो पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप, तो अभी हम पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं जा रहे हैं। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया जल्दी, और वहाँ पर क्योंकि पूर्वी यूरोप में भी थोड़ा लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो यहाँ पर पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण आ चुका था। और उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने से क्या हुआ कि लोग शहरों की तरफ जाने लगे काम करने के लिए। तो शहरों का विकास हुआ, शहरों में लोग रहने लगे, और वहाँ पर लोग नए नए तरह के काम करने लगे। तो एक नए नए वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जो अलग अलग तरह के काम किया करते थे, और जिनका जो एग्जिस्टेंस है, जिनका जो अस्तित्व है, वो किस पर आधारित था? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, बाज़ार के लिए उत्पादन करने के लिए। मार्केट्स में जो चीज़ें बिकती हैं उनके लिए वो लोग प्रोडक्शन करते थे। तो उसी में अलग अलग सबके रोल थे।
इमर्ज्ड न्यू सोशल ग्रुप्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो इस तरह से जो नया सामाजिक समूह उभरा, जिन्हें हम मिडिल क्लास के नाम से भी जानते हैं, न्यू मिडिल क्लास कहते हैं, तो इसमें एक तो श्रमिक वर्ग के लोग तो थे ही, लेकिन मिडिल क्लास में अगर आएंगे हम लोग, बात करें सिर्फ मिडिल क्लास की, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इस तरह के लोग आएंगे जो जो शिक्षित और कुछ पैसे वाले थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द evolution of aristocratic privileges gained popularity। शिक्षक हम यहाँ कहेंगे शिक्षित समूह, ये शिक्षक समूह नहीं बल्कि शिक्षित समूह है, जो पढ़े लिखे लोग थे और उदारवादी लोग थे। उन लोगों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। जो अरिस्टोक्रेसी समाप्त हो गई, कुलीन वर्ग धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो इन्हीं लोगों के बीच सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और इन लोगों ने ही, जो मिडिल क्लास के लोग थे, न्यू मिडिल क्लास के लोग, इन लोगों ने ही लिबरल नेशनलिज्म, उदार राष्ट्रवाद की शुरुआत की। लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद। अब ये देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म, और इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। The term liberal nationalism is derived from the Latin root liber meaning free। तो जो उदारवाद शब्द है, लिबरलिज्म जो शब्द है, लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है लिबर, उस पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद, फ्रीडम, फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं उदारवाद से है, यानी कि वो लोग स्वतंत्रता चाहते थे कई सारी चीज़ों से। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कि वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को आज़ादी मिले, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों के पास कई सारे राइट्स नहीं हुआ करते थे। अधिकतर राइट्स जो वहाँ के रूलर्स थे, किंग थे, या फिर अरिस्टोक्रेट्स, कुलीन वर्ग के लोग थे, इन्हीं लोगों के पास, या फिर हम कहें कि चर्च में पादरियों के पास बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन आम लोगों के पास बहुत सारे राइट्स नहीं थे। तो वो लोग चाहते थे कि आम लोगों को भी कई सारे राइट्स मिलें और सबको इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार मिले, यानी कि कानून के सामने सबको बराबर माना जाए। अगर कोई किसी तरह का क्राइम करता है तो सबके लिए बराबर सज़ा होनी चाहिए। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो राजनीतिक रूप से इन्होंने किस पर जोर दिया? राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अब सहमति से बनी होने का मतलब है जिसमें पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया हो, जैसे कि हम लोग करते हैं कि वोट डालते हैं, वोट डाल के अपनी सरकार बनाते हैं, तो वो पब्लिक की मर्ज़ी से, कंसेंट से बनी हुई है। तो इसी तरह से वो भी चाहते थे कि सरकार ऐसी बने जो कि पब्लिक के थ्रू चुनी जाए। लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। उदारवाद निरंकुश शासक, जो ऑटोक्रेसी है वो निरंकुश शासक है, जिनके पास बहुत सारे राइट्स हैं और पब्लिक को कोई अधिकार नहीं देते वो, और पब्लिक उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऐसे रूलर को हम कहेंगे निरंकुश। और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों, जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो पादरी वर्ग थे उनके पास उस समय बहुत सारे विशेष अधिकार हुआ करते थे। तो ये जो उदार वर्ग के लोग थे, ये निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त करना चाहते थे। एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और ये चाहते थे कि एक संविधान बनाया जाए जो हमारे देश का शासन चले, उसके लिए एक संविधान बनना चाहिए, उसी के अनुरूप ही पूरी जो राज व्यवस्था है वो चलनी चाहिए। और वो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट बनाई जाए जिसके थ्रू गवर्नमेंट चुनी जाए, या फिर वो पार्लियामेंट जो हमारे शासक हैं उनको जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सहयोग दे सके।
उनका भी रोल हो, उनके पास भी पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्लियामेंट के पास। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। पार्लियामेंट के थ्रू वो डिसीजंस पास होते हैं। कोई भी कानून आता है तो पार्लियामेंट में ही पास होता है। तो इसी तरह से वो लोग भी चाहते थे कि ऑटोक्रेसी ना हो, कोई भी शासक जो अपनी मर्जी से ना कोई भी रूल बना दे, बल्कि सारे जो निर्णय जो डिसीजंस लिए जाएं वो पार्लियामेंट के थ्रू लिए जाने चाहिए। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता या अनिवार्यता पर उन्होंने बल दिया कि लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और राज्य उनसे ना छीन सके। तो हम कहें कि यहाँ पर जो लिबरलिज्म है, उदारवाद, वो आर्थिक क्षेत्र में भी, इकोनॉमिक्स अगर हम सेंस में देखें तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है उदारवाद। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। अर्थात जो लिबरल्स थे वो भी उस समय तक उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले। जैसे कि उस समय की सोसाइटी में जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन हैड नॉट राइट टू वोट, संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। तो लिबरल्स ने भी उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबरी की बात कही, लेकिन जो यूनिवर्सल सफरेज है, सार्वभौमिक मताधिकार, इसके लिए उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। जो उदारवाद है वो किसके लिए खड़ा हुआ? बाजारों की मुक्ति के लिए। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, यानी कि वो चाहते हैं कि बाजार जो है वहाँ पर फ्री ट्रेड होना चाहिए, मुक्त रूप से व्यापार होना चाहिए, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं जिससे कि लोगों को व्यापार करने में कोई दिक्कतें हों। और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में थे। जो स्टेट के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, किसी भी वस्तु के या पूंजी के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो सरकार के द्वारा नियंत्रण लगाए जाते हैं, उन नियंत्रणों को ये हटाना चाहते थे। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह के ऐसे नियंत्रण थे जिनको वो चाहते थे कि वो हटाए जाएं। एग्जाम्पल इसमें है, एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स। जो 39 स्टेट्स थे जर्मन स्पीकिंग, जिन पर नेपोलियन ने अपना अधिकार किया था और उनको 39 स्टेट्स बनाया था उन नेपोलियन ने, तो उनका ही एग्जाम्पल लेंगे हम। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण। तो ये जो जर्मन भाषी राज्य थे उसमें 39 स्टेट्स हुआ करते थे और हर स्टेट की अपनी अलग अलग नापतोल प्रणाली हुआ करती थी, जिसके कारण से लोगों को व्यापार करने में बहुत सारी समस्याएं आती थी। ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। इन सभी राज्यों की अपनी अलग अलग मुद्रा थी तथा अलग अलग नापतोल थी। करेंसी भी अलग अलग हुआ करती थी, यानी कि अगर हमारे यहाँ पर जो हम करेंसी का यूज़ कर रहे हैं रुपए, तो दूसरी जगह जाने पर कुछ और करेंसी यूज हो सकती है। एग्जांपल मैं सिर्फ भारत का ही दे रहा हूँ, तो वहाँ पर अपनी अलग करेंसी होगी, तो उन करेंसीज अलग अलग करेंसी हुआ करती थी। द मेज़र ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द एले। एक वहाँ पर कपड़े नापने का पैमाना जो होता था एले के नाम से था। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। कपड़े को मापने का पैमाना एले था, इसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। तो अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे तो उसकी लंबाई घट बढ़ जाती थी। तो यानी कि वहाँ पर जो वेट्स एंड मेजर्स थे वो एक समान नहीं थे, तो लोगों को व्यापार करने में
बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि एक तो करेंसी अलग अलग है, उनको करेंसी चेंज करनी पड़ती होगी, साथ में उनको व्यापार करने के लिए जो वेट्स ऑफ मेज़रमेंट हैं वो भी अलग अलग थे, तो उसमें भी उनको समस्याएं आती थी। तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एक कस्टम्स यूनियन, एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम था जॉल वेराइन। इन 1834 ए कस्टम्स यूनियन और जॉल वेराइन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रेसिया, जो कंट्री है प्रेसिया, उसने एंड जॉइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट्स। तो उसकी पहल पर, प्रेसिया की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल वेराइन ने स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। तो जर्मनी के जो अधिकतर राज्य थे, जो 39 स्टेट्स, जो कि जर्मनी तो बाद में बना, उस समय तक जो 39 स्टेट्स अलग अलग हुआ करते थे, वो सभी उसमें शामिल हो गए। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 32 टू। तो ये जो यूनियन थी जॉल वेराइन कस्टम्स यूनियन, इसने क्या किया, टैरिफ बैरियर, जो शुल्क अवरोध थे, अलग अलग व्यापारों पर जो टैक्स लगते थे, शुल्क लगते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर जो शुल्क लगता था, टैरिफ बैरियर जो थे, उन सबको हटा दिया, जिससे कि व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कत ना हो। और जो करेंसीज थी उनको रिड्यूस कर दिया। उस समय तक 30 करेंसी हुआ करती थी वहाँ पर, मतलब 30 मुद्राएं थी। तो अलग अलग राज्यों में कितनी सारी मुद्राएं होती होंगी, व्यापार करने में कितनी दिक्कतें होंगी। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 32 टू। तो उन्होंने 30 से करेंसी घटाकर कितनी कर दी, 2 कर दी। अब सिर्फ 2 करेंसी रह गई, जो कि पहले 30 करेंसी हुआ करती थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। हालांकि जो हमारा मेन टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसमें अभी हम कुछ और टॉपिक्स भी देखेंगे जो ज़रूरी हैं, जैसे कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।